यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया। यही जैसे हम पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर मिलिट्री रूल भी रहा, यानी कि सैन्य शासन भी रहा और लोकतंत्र भी चलता रहा। इनके बाद फिर दोबारा अगर मैं टाइम पीरियड भी मेंशन करूं तो 1971 से लेके 1977 तक जुल्फिकर अली भुट्टो रहे। पावरफुल ग्रुप्स, शुरू से ही कुछ समूह, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान की राजनीति के अंदर बड़ा दबदबा रहा है। लिखा भी है कि मिलिट्री यानी। तो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। और जैसा कि लगातार बच्चों के डिमांड्स आ रहे थे कि सर हिस्ट्री तो पढ़ा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस कब पढ़ाओगे? हिस्ट्री तो पढ़ा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस कब पढ़ाओगे? तो बच्चों अब होता है आप सभी का इंतजार खत्म और अब आर्ट्स विद पंकज पे अब पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि थंबनेल में चैप्टर का नाम चैप्टर 3, जिसका नाम है कंटेम्पररी साउथ एशिया, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया। यही चैप्टर हम आज की क्लास में शुरू करेंगे और भाई एकदम भगवान कसम बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, जो पेपर में पूछेगा वही पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना अगर आपको चाहिए वीडियो के साथ ऐसे ही बेहतरीन नोट्स। तो कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है जून के महीने में समर वेकेशंस? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? भाई यही टाइम है, कर लो एंजॉय। 1 जुलाई के बाद से ना स्कूल वाले छोड़ेंगे ना इंस्टीट्यूट वाले छोड़ेंगे। और यार एक चीज बताऊं, जितने भी स्कूल के टीचर्स हों, जितने भी इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो ना, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, मैं खुद ही एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी चलाता हूं, नाम कमेंट में आप सब बताना। मेरे हिसाब से बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मैं एक ऐसा टीचर मैं हूं, पढ़ाता हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए यार? जो बच्चा 6-6 8-8 घंटे स्कूल में बिताते हैं, 1-2 घंटे ट्यूशन में बिताते हैं, स्कूल की ट्रैवलिंग, इंस्टीट्यूट की आसपास की ट्रैवलिंग, यार कितना चाहते हो आप उसको होमवर्क देना? भाई बच्चे को अपनी जिंदगी भी जीने दो, एक्चुअली उसकी फीलिंग्स भी समझो, समझ रहे हो? और एक चीज बच्चों ध्यान रखो, हार्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, स्मार्ट स्टडी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम आज का शुरू करते हैं अपना लेक्चर कंटेम्पररी साउथ एशिया। फोटो बढ़िया लग रही हो तो कमेंट में तारीफ जरूर कर देना भाई, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। देखो बच्चों, जब आप साउथ एशिया के बारे में पढ़ रहे हो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। भारत एशिया के अंदर पड़ता है ना, और हम एशिया के साउथ में पढ़ते हैं, है ना? इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री। भारत एक दक्षिण एशियाई देश है, ये आप सभी को पता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम और हमारे आस पड़ोस वाले देश। क्या बोला मैंने? हम और हमारे आस पड़ोस वाले देश, जिनके नाम आपके सभी के सामने हैं। देयर आर 7 मेजर कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया। कौन कौन से बच्चों? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान। तो ये 7 बड़े देश हैं जो कि दक्षिण एशिया का सदस्य माने जाते हैं, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज कहलाते हैं। इंट्रोडक्शन में भी देखो वही चीजें लिखी है कि ये 7 मेजर कंट्रीज है। द रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। देखो खास बात क्या है दक्षिण एशियाई देशों की, कि यहां पर आपको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखेगी, विविधता बहुत ज्यादा दिखेगी। समझ रहे हो बात को? कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दिखेगी, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, कास्ट, भाषा, हर तरीके के लोग आपको साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर मिलेंगे, रहन सहन, खान पान। तो ये खास बात है कि साउथ एशिया के अंदर विविधता यानी कि डाइवर्सिटीज काफी ज्यादा है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट है कि अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन डिस्कस्ड इन द साउथ एशियन कंटेक्स्ट। हमने अभी जो यहां पर मेंबर्स पढ़े, हमने ना ही यहां पर अफगानिस्तान का नाम पढ़ा और ना ही यहां पर हमने किसका म्यांमार का नाम पढ़ा। अफगानिस्तान और म्यांमार हम इनको साउथ एशिया का सदस्य नहीं मानते, बट अक्सर जब हम दक्षिण एशियाई देशों के बारे में पढ़ते हैं या बात करते हैं तो हम अफगानिस्तान या म्यांमार को डिस्कस कर लेते हैं, इनको अपने चर्चा के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं, बट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है, द चैप्टर स्टडीज द पॉलिटिकल सिस्टम एंड म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ साउथ एशियन कंट्री। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे क्या? हम एक एक करके इन सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे जो कि साउथ
एशियन कंट्रीज में है, साउथ एशिया के अंदर आते हैं कि यहां का पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा, किस तरीके से कुछ देशों में मोनार्की रही, फिर वहां पे डेमोक्रेसी यानी कि राजतंत्र से लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। कुछ देशों में हम पढ़ेंगे, जैसे हम पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर मिलिट्री रूल भी रहा, यानी कि सैन्य शासन भी रहा और लोकतंत्र भी चलता रहा। दक्षिण एशिया के अंदर दो ऐसे देश, भारत यानी इंडिया एंड श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी आजादी के बाद से लेकर अभी तक डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन रखा है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखा है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि जहां पे ना ही मिलिट्री रूल का मैटर रहा, ना ही जहां पे मोनार्किकल सिस्टम की प्रॉब्लम रही, बट वहां पे जातीय संघर्ष रहा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो इस तरीके से हम एक एक करके इन सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ेंगे और इन सभी देशों के भारत के साथ संबंध कैसे हैं, रिलेशंस विद इंडिया, हम ये इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हो, पूरा सिस्टम बना रखा है आप लोगों के लिए। ऐसी वीडियोस कोई भी टीचर अभी तक यूट्यूब पर आपके लिए लेके नहीं आया है। बहुत मेहनत से ये पीपीटीज बनाई है, तो ध्यान से समझना है, मन लगा के पढ़ना है। आप मैप में भी देख सकते हो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। एंड म्यांमार, अफगानिस्तान को हम डिस्कस करते हैं, हम साउथ एशिया का मेंबर यानी कि दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं मानते। तो कोई दिक्कत यहां तक? पहला टॉपिक है, यह पता होना चाहिए कि साउथ एशियन रीजन में हम कौन कौन से देशों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर के अंदर इन देशों के पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलेशंस विद इंडिया, भारत के संबंधों के बारे में पढ़ना है। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखो, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी समझना जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो ये रहा इंडिया का मैप, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई बिल्कुल भी नई चीज नहीं है। नॉर्थ में आपने देखे हैं कि माइटी हिमालय माउंटेन्स है, हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है। दक्षिण में आपको पता है कि यहां पर हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन है। इधर क्या है बच्चों? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है। एंड ईस्ट की बात करें तो यहां पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। यहां पर आप सभी के लिए मैंने बना भी दिया है कि नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स, वेस्ट में अरेबियन सी, इधर देखोगे तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में है बच्चों आपका इंडियन ओशन। तो ये बहुत बेसिक सी ज्योग्राफी है, भौगोलिक स्थिति के बारे में समझा हमने, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के बारे में यानी कि साउथ एशियन रीजन के बारे में। कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से कमेंट कर दो। बढ़ते हैं अपने आगे के लेक्चर्स में। क्यों? क्योंकि हमें भाई जल्दी जल्दी पढ़ना है। हमारे बच्चों के लिए बच्चे 4 घंटे की मुझे वीडियो नहीं बनानी कि देखते देखते बच्चा बोर हो जाए। नहीं भाई, मुझे अपना वॉच टाइम थोड़ी बढ़ाना है यार, मुझे पढ़ाना है। आपको क्या करना है? पढ़ाना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब है बेटा मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशिया। क्या है मेजर प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशिया, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? ठीक, पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज बॉर्डर डिस्प्यूट। बेटा क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अनरिजॉल्व्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज क्रिएट टेंशंस एंड मिसट्रस्ट। अक्सर साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज है ना, चाहे हम भारत की बांग्लादेश से बात करें, भारत की पाकिस्तान से बात करें, इन देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट्स यानी कि सीमा रेखा को लेकर विवाद है। कई वैसे अक्सर कॉलोनियल पीरियड में, औपनिवेशिक काल में बॉर्डर्स को सुलझा लिया गया था, बट आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कुछ देश अपना हिस्सा बताते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको वो अपना बताते हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट साउथ एशिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, शेयरिंग ऑफ रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफन लीड्स टू डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अक्सर नदी के पानी की हिस्सेदारी को लेके, रिवर के वाटर की शेयरिंग को लेके साउथ एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ना, अभी पहलगाम अटैक के बाद किस तरीके से भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान के सिंधु का पानी रोक देंगे, पानी पानी के लिए तरसा देंगे। कहा था नहीं कहा था? इसी तरीके से हम देखेंगे कि बांग्लादेश कई बार कहता है कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के पानी जितना बांग्लादेश को मिलना चाहिए, भारत बुली की तरह बिहेव करता है। तो दक्षिण एशियाई देशों में रिवर की वाटर शेयरिंग को लेकर भी डिस्प्यूट रहा है। तीसरा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, डाइवर्सिटी ऑफ एथनिक ग्रुप समटाइम्स लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। अक्सर हमने डिस्कस किया कि जो ये दक्षिण एशिया के देश है, यहां पे अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, भाषा के बोलने वाले लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, जिस वजह से कई बार के बीच में आपसी विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है, डिस्प्यूट्स
कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, जो कि कई बार रिवॉल्ट्स यानी कि दंगों का रूप भी ले लेते हैं। आगे बढ़े तो रिबेलियन एंड इंसर्जेंसी, आर्म्ड रिबेलियंस एंड इंसर्जेंसी थ्रेटन इंटरनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अक्सर दक्षिण एशिया के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हथियारों के साथ भी विरोध हमको देखने को मिलता है। अभी नेपाल में आपने देखा हुआ, पीछे बांग्लादेश में आपने देखा किस तरीके से हथियारों के साथ उग्र भीड़ ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो इस तरीके की समस्याएं भी दक्षिण एशियाई हैं, ठीक। और अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है। दक्षिण एशिया में शांति है तो बदमाशी भी है, समझ रहे हो बात को, ये चीज भी है, समस्या भी है। सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज, बिल्कुल आपको पता है कि सुरक्षा को लेके बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, सिक्योरिटी को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रीजन है ये। आप हम ही की बात कर लो, भारत और पाकिस्तान कितने सेंसिटिव एरियाज हैं, है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इस तरीके की चीजें, तो इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा है बेटा कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन, बॉर्डर डिस्प्यूट, मेरे साथ बोलो, बॉर्डर डिस्प्यूट, इसके अलावा रिवर वाटर डिस्प्यूट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, sensitive security issues, conflict prone area and rebellion and insurgency. These are some major conflicts in this region. तो आई होप तीन चीजें पढ़ी हमने, एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, दूसरे में हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, और तीसरे में मैंने आपको मेजर प्रॉब्लम समझाई है। तो ये तो रहा बेटा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके इन्हीं देशों के बारे में पढ़ने की कोशिश। तो सबसे पहले बेटा जो हमारा टॉपिक होगा, इसकी हम शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। आ रही बात समझ? पढ़ना तो नहीं चाहिए, क्यों पढ़े हम इनके बारे में, हैं? सोचने वाली बात है, पर ठीक है यार, हमने निकाल के साइड किया है, पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी। देखो हमारे से अलग होके ही पाकिस्तान बना, पर तब से लेकर आज तक हमने डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने देश में कायम रखा है। परंतु पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। हमको देखने को मिला है कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल यानी कि सैन्य शासन भी रहा, और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी रही। बहुत आसान तरीके से फ्लो चार्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आयूब एरा, जनरल आयूब खान रूल्ड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस बट रिजाइन ड्यू टू पब्लिक ऑपोजिशन। मतलब सिंपल क्या बताते हैं कि 1958 के आसपास जब पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, अपना संविधान बनाया 1958 के आसपास, तब पाकिस्तान की लीडरशिप, जो पाकिस्तान की कमान है, वो उस समय के मिलिट्री रूलर यानी जनरल अयूब खान के हाथों में गई। देखो जिसके नाम के आगे जनरल लग रहा है, समझ जाना कि वो एक मिलिट्री रूलर है। जनरल अयूब खान के बाद आगे बढ़े तो जो लीडर बनते हैं वो बनते हैं कौन? जनरल याया खान। कौन बनते हैं बेटा? जनरल याया खान। इनके नाम के आगे भी जनरल है, तो ये भी मिलिट्री रूलर है। took power and faced the बांग्लादेश क्राइसिस। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध होता है, 1971 का वॉर होता है, जिसमें हम ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा के एक नया देश बनाते हैं, बांग्लादेश। उस समय पाकिस्तान के लीडर थे जनरल याया खान, और जाहिर सी बात है युद्ध में हार गए, ईस्ट पाकिस्तान को हमने सेपरेट करवा दिया, तो बहुत इनकी थूथू हुई और इनको सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर, देखो लिख भी दिया बांग्लादेश वाला, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बेटा आती है डेमोक्रेटिक रूल यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। याया खान जब छोड़ देते हैं या उनको हटा दिया जाता है फोर्सफुली, तो पाकिस्तान के अंदर चुनाव होंगे और लोकतांत्रिक रूप से एक सरकार बनेगी जिसकी कमान जाएगी जुल्फिकर अली भुट्टो के हाथ में। किसके हाथ में? जुल्फिकर अली भुट्टो। इनके बाद फिर दोबारा अगर मैं टाइम पीरियड भी मेंशन करूं तो 1971 से लेके 1977 तक जुल्फिकर अली भुट्टो रहे। इसके बाद दोबारा से मिलिट्री के हाथों में सत्ता जाएगी, सैन्य शासन शुरू होगा और लीडर बनेंगे कौन? जनरल जिया उल हक। लिखा है कि ओवरथ्रू भुट्टोज गवर्नमेंट, भुट्टो की सरकार को हटा देंगे। इनके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होगा, लोकतांत्रिक समर्थन आंदोलन होगा, जिसके बाद दोबारा से वहां पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होगी और लीडर बनेंगी कौन? बेनजीर भुट्टो। कौन बनेगी बेटा? बेनजीर भुट्टो। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 77 से 77 तक ये रहे, फिर 77 से 88 तक ये रहे, फिर बेनजीर भुट्टो की बात करेंगे तो 1988 से लेके बेटा और 1999 तक बेनजीर भुट्टो रहती हैं। इसके बाद 1999 में दोबारा सैन्य शासन के हाथ में सरकार जाएगी और लीडर बनेंगे कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। हालांकि 2001 में ये इलेक्शन करके अपने आप को एक इलेक्टेड लीडर बना लेंगे, बट सच्चाई तो सबको पता ही है। और 1999 से लेकर कब तक रहते हैं बेटा? 2008 तक।
इसके बाद क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी वाज ग्रेजुअली रिस्टोर्ड अंडर लीडर्स लाइक बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। फिर दोबारा से 2008 के बाद से वहां पे डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी। 2013 2017 इमरान खान बनेंगे। इमरान खान को हटा दिया जाए तो अब कौन है वहां पे? शहबाज शरीफ। यानी फ्रॉम 2008 टू टिल नाउ, 2008 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। पर सच्चाई तो सब जानते हैं कि आज भी वहां पे जो दबदबा है, जो डोमिनेंस है, वो सेना का चलता है। जो अभी आर्मी चीफ कौन है? आसिम मुनीर। ठीक है, तो यही है पाकिस्तान का। ठीक, तो इन शॉर्ट अगर समझे, हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले कौन, मेरे साथ रिपीट करो, जनरल आयूब खान। उसके बाद कौन? जनरल याह्या खान। उसके बाद कौन? जुल्फिकर अली भुट्टो। उनके बाद कौन? जिया उल हक। उनके बाद कौन? बेनजीर भुट्टो। उनके बाद कौन? परवेज मुशर्रफ। और उसके बाद फिर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान और अब शहबाज शरीफ। तो किस तरीके से देखा? मैंने कहा कि जिसके नाम के आगे लगा है जनरल, वो मिलिट्री रूलर। उसके बाद आप जुल्फिकर अली भुट्टो की बात करो, बेनजीर भुट्टो की बात करो, नवाज शरीफ की बात करो, ये सभी डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं। ठीक, तो आपने क्या देखा कि पाकिस्तान ने के जब से आजादी हासिल करी, पाकिस्तान में कभी मिलिट्री रूल तो कभी डेमोक्रेटिक रूल, कभी सैन्य का शासन, कभी लोकतांत्रिक शासन। पाकिस्तान का मिला जुला हिसाब किताब रहा है, स्टेबल ही नहीं है ससुरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक बेटा आपके एग्जाम में अलग से पूछता है, ये वाला ध्यान रखना, अलग से पूछता है क्या कि वाई डेमोक्रेसी इज नॉट परमानेंट इन पाकिस्तान। क्या कारण है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है वो कायम नहीं रह पाया? क्या कारण है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक सिस्टम को परमानेंट मेंटेन नहीं कर पाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम नहीं कर पाया? तो पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि डोमिनेंस ऑफ पावरफुल ग्रुप्स। शुरू से ही कुछ समूह, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान की राजनीति के अंदर बड़ा दबदबा रहा है। लिखा भी है कि मिलिट्री यानी कि वहां की सेना, रिलीजियस लीडर्स मतलब कि मौलाना टाइप के लोग, बेटा कौन से लोग? मौलाना टाइप के लोग, रिलीजियस लीडर्स एंड लैंड ओनिंग एलाइट्स मतलब जो वहां के जमींदार, जो अमीर लोग हैं। तीन लोग बताए मैंने, मिलिट्री, रिलीजियस टीचर्स लीडर्स एंड लैंड ओनिंग, अमीर लोग। इनका शुरू से ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्या रहा है? दबदबा रहा है ना। दे टॉपल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड एस्टैब्लिश मिलिट्री रूल फॉर देयर ओन बेनिफिट। और अक्सर अपने फायदे के लिए ये लोग हमेशा जब जब वहां पे लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक, सेकेंड रीजन पॉलिटिकल करप्शन, मतलब अगला पॉलिटिकल करप्शन यानी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार। ज्यादा तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं भ्रष्टाचारी हैं, वहां पे करप्ट हैं। मनी पॉलिटिक्स एंड फेवरेटिज्म मेक गवर्नमेंट वीक। वही पैसे की राजनीति चलती है जो सरकार को कमजोर कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये कारण है कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाती। इसके अलावा एक मेन रीजन क्या है कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स विद इंडिया। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की राजनीति ही भारत के नाम से चलती है, उनका अस्तित्व भी भारत से हुआ है, तो राजनीति भी उनके देश में किसके नाम से चलती है? भारत के नाम से चलती है। अक्सर पीपल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू मिलिट्री रूल फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। वहां की जनता या कुछ ग्रुप्स वहां पर ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वहां पर सेना का शासन स्थापित हो, मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो। वहां पे डेमोक्रेटिक लीडर्स, लोकतांत्रिक जो नेता है चुने रूप से, वो इतने सक्षम नहीं है। ये हाल है। बताओ, हमारे वहां देखो जी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी, चश्मा लगा के, काला लगा के ऐसा सिस्टम बना देते हैं, हैंग कर देते हैं मोदी जी पूरा पाकिस्तान। आगे बढ़े। इंटरनेशनल कंसर्न्स, एक रीजन ये भी है कि अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज डू नॉट फुली सपोर्ट द मिलिट्री रिजीम ड्यू टू देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, fear of global Islamic terrorism and Pakistan's nuclear weapons falling into wrong hands। मतलब सिंपल समझा रहा हूं, देखो तीन रीजन है। पहला क्या समझना है इस पूरी पीपीटी, इस पूरे पेज में से, देखो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सिस्टम भी देखो बना दिया है, मिलिट्री, मौलाना, चल जा भाई पेन, हाँ ये देख रहे हो, दाढ़ी वाले बाबा यानी कि रिलीजियस लीडर हो गए, और ये अपने एकदम वेल मेंटेन्ड बिजनेस क्लास की अमीर लोग। इन तीन लोगों का वहां पे क्या रहा है? दबदबा रहा है। दूसरा, भारत के साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, जिस वजह से वहां पे लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान की खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वहां पर सेना चले या सेना का रूल चले। और लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। अक्सर पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका जो है ना, ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल ही चले।
क्यों? क्योंकि जब जब पाकिस्तान के अंदर सेना का शासन चलेगा, मिलिट्री का रूल चलेगा, तो भैया वो बड़ी संख्या में वेपन्स खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, जिससे उनका फायदा होता है। उनको क्या मतलब है, बाहर में जाए उनके हिसाब से पाकिस्तान, डेमोक्रेसी चले, उनको मतलब नहीं है भाई। उनको मतलब है कि उनका फायदा किससे होगा। तो लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी, ये 3 कारण है। रिपीट कर रहा हूं कि शुरू से वहां पे रिलीजियस लीडर्स, बिजनेस क्लास के लोगों का और मिलिट्री का डोमिनेंस, दबदबा। दूसरा, इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल करप्शन एंड लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी। ये वाले नोट्स चाहिए ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बता रहा हूं। तो आई होप आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया हो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बने रहिए जीएस क्रैक करनी आर्ट्स विद पंकज के साथ। ये भी हमारा ही चैनल है। जय हिंद, जय भारत।